Uh, um, so far, we have studied what has been happening under monopolistic competition. I told you that imperfect competition is a market which is, divided or known as monopoly. All right, there are various types under it. Under imperfect competition, we have monopoly. Under monopoly, again, we are covering pure monopoly and discriminating monopoly. All right. Then we also have monopolistic competition. Under monopolistic competition, we did do various types of, market structure where we talked about the firm and the group equilibrium. And then, of course, we did also talk about, that imperfect competition other than monopoly and monopolistic. We have oligopolistic market, we have duopoly market, we have bilateral monopoly, we have monopsony. So we have various kinds of market under imperfect competition. So today we are going to study oligopoly, and within oligopoly, I'm also going to discuss the duopoly structures as well, right? The first oligopoly model, when we go back to the history, it is dated in 1838, and it is one of the most renowned models. And we are going to do it, the Cournot model, Cournot. So Cournot model is supposed to be one of the oldest models, all right, and it was actually a duopoly model, but now duopoly is, duo means two. So as monopoly is single seller, duo means two sellers. Duopoly. Poly means seller, duo means two, so two sellers are there in the market. But we study duopoly also under oligopolistic structure. Now it has almost been more than a century now. You know that economists, they did not give much attention to this part of the study, the oligopolistic characteristic of the imperfect competitive market. All right. सिर्फ दो ऐसे लोग थे जिन्होंने 1838 से 1935-36 तक कोई काम नहीं किया था, किसी ने भी इस मॉडल की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया था। कुर्नॉट मॉडल भी बहुत फेमस हुआ था, लेकिन कुर्नॉट मॉडल के बाद किसी ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि ऐसा कोई मार्केट स्ट्रक्चर भी इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर सकता है। चेम्बरलिन के बाद प्रैक्टिकली लोगों ने कुर्नॉट आया, और कुर्नॉट के बाद लोगों ने बहुत ज्यादा काम नहीं किया इस पीरियड में। सिर्फ मोनोपोली एग्जिस्ट करती थी, चेम्बरलिन का मोनोपोलिस्टिक मॉडल बहुत बाद में आया, तो कुर्नॉट ने डुओपोली मॉडल जरूर दिया, लेकिन उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। दो लोग आए, एडवर्ड और बर्ट्रैंड। इन लोगों ने दे डिड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द थ्योरी ऑफ ओलिगोपोली। फिर 1933 में, ठीक है, जब ये एडवर्ड और बर्ट्रैंड से थोड़े एक दो साल पहले चेम्बरलिन ने मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव जब थ्योरी बनाई, ऑलराइट, तो जो क्रिटिक्स थे उनको उनके अंदर बहुत ज्यादा सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, क्योंकि अब तक लोगों को सिर्फ मोनोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर पता था, और कुर्नॉट का मॉडल इतने ध्यान से किसी ने पढ़ा नहीं था। वो डुओपोली कैरेक्टरिस्टिक थे, लेकिन इतना ज्यादा वो फेमस नहीं हुआ था तब तक, जब तक कि एडवर्ड और बर्ट्रैंड ने अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था। उनका भी काम इग्नोर हो गया। लेकिन 1933 में जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आया, जब चेम्बरलिन ने अपना काम किया, दैट वाज द टाइम जब क्रिटिक्स को लगा कि अरे ये क्या हो गया। तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारी बातें बोली कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ये तो एक मिथ है, इट इज अ काइंड ऑफ एम्पिरिकली साउंड नहीं है, डेटा नहीं है, इसको कोई सपोर्ट ही नहीं करता, लॉजिकल नहीं है, ठीक है। और लेकिन लेकिन लोगों ने इस मॉडल को अच्छे से पढ़ा, ऑलराइट, लोगों ने इस मॉडल को अच्छे से स्टडी किया, और चेम्बरलिन का ही कंट्रीब्यूशन था कि जी जो तुम परफेक्ट कंपटीशन करते रहते हो, क्योंकि क्लासिकल्स करते थे परफेक्ट कंपटीशन, तो वो कहता है कि परफेक्ट कंपटीशन भी जैसी कोई चीज नहीं होती, प्योर कंपटीशन होती है। जब चेम्बरलिन ने आकर ऐसे हलचल सी मचाई इकोनॉमिक वर्ल्ड में, तब इकोनॉमिस्ट का ध्यान धीरे धीरे ओलिगोपोली की तरफ जाना शुरू हुआ। उन्होंने धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी थियरीज बनानी शुरू की ओवर टाइम, और राइट, और फिर ओलिगोपोलिस्टिक थियरीज आई, थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी ऐड हुई, थोड़ी कंफ्यूजन हुई प्राइस डिटर्मिनेशन को लेके कि कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, ठीक है। बड़ी कंट्रोवर्शियल थियरी सामने आई, लेकिन लेकिन उन सब कंट्रोवर्सीज के बाद आज भी वो कंट्रोवर्सीज जिंदा है। ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट एक रियलिटी बना।
तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं ओलिगोपॉली को, एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पर अगेन इट इज वेरी सिमिलर टू द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. सो बहुत सारे लोग दे कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन बिटवीन ओलिगोपॉली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बट वहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, लेकिन सेलर्स जो है वो स्मॉल साइज्ड हैं. ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर फ्यू सेलर्स हैं. यहाँ पर बायर्स बहुत सारे हैं लेकिन सेलर्स बहुत फ्यू हैं. और not only the sellers are few, you have to remember the sellers are very large. They are very large in the sense as in the form of they are bigger sellers, bigger in the sense they are they are giants. They are giants of their industry. So there are few sellers, but there are big few sellers in the sense that in their when we define them with respect to their size or their contribution, share contribution in the market has been very very wide. So oligopoly is a market structure where there are few sellers, and these sellers can sell any good. They can sell homogeneous goods, they can even sell heterogeneous goods. So they are the ones who can sell homogeneous goods, they can sell differentiated products, all right. And although we do not have a count on the number of sellers, that there can be 2, there can be 3, there can be 4, all right, but there are few sellers that make the oligopolistic market structure, right. And जब हम there are only 2 sellers in the market, मैंने आपको पहले भी बोला है, उसको हम duopoly structure कहते हैं, but duopoly और oligopoly हम हमेशा साथ साथ पढ़ते हैं. और ये जो चीजें हैं हमें ध्यान में रखनी चाहिए. ऑल्सो अगर एक ओलिगोपोलिस्टिक फर्म होमोजेनियस प्रोडक्ट बना रही है तो उसको हम प्योर ओलिगोपोली कहते हैं या होमोजेनियस ओलिगोपोली कहते हैं, राइट. जैसे कि हमारे ब्रेड ले लो, राइट. ब्रेड है, ब्रिटानिया कंपनी है, या पहले आती थी पार्ले भी बनाती है ब्रेड. और आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं, 4-5 ही हैं जो हमारे देश में आपके रोज बरोज का ब्रेड बनाती हैं. कुछ बहुत फ्यू इंडस्ट्रीज हैं जो सीमेंट बनाती हैं, बिनानी सीमेंट, फलाना सीमेंट, काना सीमेंट, बहुत सारे सीमेंट, 4-5 नाम है. कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो पेट्रोल में वेंचर करती हैं, जैसे भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आपके व्हाट वुड यू से, कुछ एक नाम है जो पेट्रोल से रिलेटेड है. सो कुछ जो चीजें, कुछ जो कंपनीज, बहुत फ्यू कंपनीज, जब वो होमोजेनियस गुड्स बनाती हैं उनको हम होमोजेनियस ओलिगोपॉली कहते हैं या प्योर ओलिगोपॉली कहते हैं, ठीक है. लेकिन अगर कोई ओलिगोपॉली इंडस्ट्री डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, राइट, उसको हम डिफरेंशिएटेड या हेटेरोजेनियस ओलिगोपॉली कहते हैं, राइट. तो कोई भी कंपनी जैसे कोई साबुन बना रही है या रेफ्रिजरेटर्स बना रही है या चॉकलेट्स बना रही है या चिप्स बना रही है या कंप्यूटर्स बना रही है या सिगरेट्स बना रही है, तो ये कुछ एक इंडस्ट्रीज हैं जिनको हम कहते हैं कि ये डिफरेंशिएटेड या हेटेरोजेनियस ओलिगोपॉली है, ठीक है. ओलिगोपॉली मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ मार्केट ऑर्गेनाइजेशन बन गई है आज. जब लोग इनको पढ़ना भी नहीं चाहते थे इसको, लेकिन आज हम जो भी अपने आसपास देखते हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू कार इंडस्ट्री, all right, it is one of the largest oligopolistic structure in the world market, right. और इवन हमारे देश में, इंडिया में भी बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ बिग एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज उनमें ओलिगोपोलिस्टिक फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स अब देखने को मिलते हैं, राइट. सो जब हम बात करते हैं कि क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं ओलिगोपॉली के लिए, सबसे पहली बात ये है कि क्योंकि बहुत कम सेलर्स हैं, फ्यू सेलर्स हैं मार्केट में, बट वो जितने भी सेलर्स हैं उनके पास पैसा बहुत है. Alright, so huge capital investment is one of the requirement for oligopolistic market. ठीक है, प्रोडक्शन के लिए आपको जितने भी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बना रहे हो तो ऑफ कोर्स उसकी प्रोडक्शन के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए. सो जितनी भी लार्ज कॉर्पोरेशंस हैं सिर्फ वो ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्रीज में एंटर कर सकती है, राइट. ऑल्सो क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है, दे एक्ट एज नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं और इंडस्ट्रीज को शामिल होने नहीं देते, और एक्स्ट्रा इंडस्ट्रीज को शामिल होने नहीं देते. देयर नंबर इज few and far and they let their number remain few and far, all right. Other than that,
जो जब हम बात करते हैं ओलिगोपॉली की, पेटेंटेड राइट्स होते हैं इनके पास, जो डिफरेंशिएटेड ओलिगोपॉली है, ठीक है, तो उनके पास पेटेंट राइट्स होते हैं, एक्सक्लूसिव राइट होता है कि वो अपना जो प्रोडक्ट बना रहे हैं मार्केट में, दे इट इज अ पेटेंटेड कमोडिटी, कोई और उसको नहीं बना सकता, जिसकी वजह से अदर फर्म्स अगेन दे कैन नॉट एंटर इनटू द इंडस्ट्री एंड दे कैन नॉट make a product which is being made by other companies, and if they have to make that product, they will have to earn a patent for that. So unless the new firms, if they have something new to offer, all right, and they want to enter into the industry, they cannot do so. They cannot do so. They will have to earn a patent for that. And they have to be as good in quality and as low in cost of production as those bigger giants are. So natural barrier to entry, again, is acted as by the patent right. Again, these are the huge giants. They control the raw material also, right? जब हम पेट्रोलियम की बात करते हैं, तो पेट्रोलियम का जो इंपोर्ट है केवल सरकार करता है हमारे देश में, राइट? तो इस तरह से कुछ, या फॉर एग्जाम्पल गाड़ियों की बात ले लीजिए, ऑलराइट, बहुत यू कैन जस्ट काउंट द नंबर ऑफ कंपनीज ऑफ कार्स, ऑलराइट, एंड दे हैव एन एक्सेस टू द मेजर रॉ मटेरियल आल्सो दैट they make within their companies. So when we talk about the control of raw material, all right, certain specific raw material, these giants have a control over this specific raw material that they require for the production of their commodity. Also, because they have a lot of money, they merge with the smaller companies of the host country. All right, they take over the rival firms. They acquire the rival firms. A bigger firm, all right, it can acquire smaller rival firms. It has happened in your case in our country. I told you that Uncle Chips have been taken over by Lay's. Thumbs Up has been taken over by Coca-Cola. Coke, again, Limca has been taken over by Coca-Cola. So these rival firms, bigger rival firms, they take over or acquire or they merge with the smaller firms, and they continue to remain few industries. Other than that, of course, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं. अब जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करते हैं, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है इन लोगों को. तो इसलिए ये जो फर्म्स हैं, ये एग्जिस्टिंग फर्म्स को जो छोटी छोटी होती है, उनको एक बड़ा तगड़ा कंपटीशन देते हैं, और इसकी वजह से स्मॉलर फर्म्स कैन नॉट एंटर, एंड एज अ रिजल्ट these firms continue to remain small. So जब हम features की बात करते हैं, we always say small number of firms, few number of firms. Alright, we are actually saying that the number of sellers may be very, very small, right? But they have a large share in the market. They have a large, large share in the market. So you have to remember, they are the dominant firms, most of them. They are the firms, they have been existing from times immemorial, and they know how to maintain their reign over the market, how they can rule over the market. All right, they are the ones who are they make own decision for the product, how much output is going to be produced at what price. So they are the independent. They have independence of decision making. All right. So the characteristic fewness of the firm, because they are smaller number of firms, so they are, every firm is kind of acting as a monopolist of its product, right? And when we talk about the number of firms in the industry, because they are small, the all kind of decisions that are related to the business, all kind of strategies, schemes that are related to the business, every firm, whether it is with respect to pricing or advertising, or whether it is urbanization or extension of their business or modifying their product, all right, it is actually very closely watched over by the rival firm. All right, it is very closely watched over by the rival firm, and जब वो बहुत क्लोजली उसको मॉनिटर कर रही होती है ना राइवल फर्म्स, तो वो अपना रिटेलिएटरी एक्शन स्कीम भी तैयार कर रही होती है. अगर ये ऐसा करेगा ना तो मैं ये करूंगा, वो ऐसा करेगा तो मैं ये करूंगा. सो बहुत इंपॉर्टेंट है ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में ना केवल स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजंस लेना, बल्कि दूसरी राइवल फर्म की स्ट्रेटेजी को भी एंटिसिपेट करना कि वो क्या एक्शन ले सकता है अगर मैंने ये एक्शन लिया, या अगर वो एक्शन लेता है तो मैं क्या एक्शन लूं, मैं उसके लिए
तैयार रहूं. So it takes into account all the expected counteraction of the rival firm. So इस तरह का जो decision behavior है, yes, no Muskan, it is not the game theory. Game theory is just a part, it's a very small part of oligopolistic situation. लेकिन हर वक्त मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म में. आपने कभी कॉर्पोरेट करके एक मूवी आई थी, ऑलराइट, आई एम नॉट really fond of watching much of movies, लेकिन जो business related movies होती है मुझे अच्छी लगती हैं. तो corporate movie आई थी, अगर आप उसमें देखोगे this is exactly the oligopolistic structure. या अगर आप अपने देश में भी देखोगे तो कोक और पेप्सी के बीच में अगर आप देखोगे continuously rivalry चल रही होती है. ठीक है. अभी पेप्सी वालों ने रिसेंटली, बहुत रिसेंटली, ब्लू पेप्सी फिर से इंट्रोड्यूस की है मार्केट में. If you all are aware, are you aware of that? No, ma'am. Okay. Then for your information, people are already stocking it up. Permanent feature नहीं है, दोबारा से ये निकाल देंगे. पहले जब इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था तो हमने पेप्सी वालों ने हर कलर की टीम की पेप्सी इंट्रोड्यूस की थी हर देश में, जिसकी वो जो होस्ट देश जिस भी देश में, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की ब्लू जर्सी है तो ब्लू पेप्सी इन्होंने इंट्रोड्यूस की, राइट. अगर आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, साउथ अफ्रीका की जैसे ग्रीन ड्रेस है तो उनके यहाँ ग्रीन पेप्सी उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी और ये उनका काफी चला था और उन्होंने सिर्फ वर्ल्ड कप तक के लिए स्कीम इंट्रोड्यूस की थी और लोगों ने बहुत ज्यादा इसको होल्ड कर लिया था ब्लू पेप्सी को. अभी नॉट बिकॉज ऑफ एनी आईपीएल और एनी बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, जर्सी वाइज नहीं, इन्होंने फिर से ब्लू पेप्सी इंट्रोड्यूस की है बिकॉज ब्लू पेप्सी केम एज अ क्रेज इन इंडिया, ऑलराइट. एंड परमानेंट फीचर तब भी नहीं था, परमानेंट फीचर अभी भी नहीं है. लोगों को पता ही नहीं है कि इंट्रोड्यूस हुई है और जिनको पता है वो उसको स्टॉक कर रहे हैं. सो इस तरह से ये गेम्स प्ले करते हैं तो एक दूसरे की मार्केट तोड़ने के लिए. अभी रिसेंटली एक आया था, अगर आप सलमान खान की एड देखेंगे तो उसमें उसने बोला था कि ये वाली पेप्सी अब सिर्फ 30 रुपए में, और अचानक से ही वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो लिफ्ट कर दी गई थी. क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा कोक की तरफ से लैश आया था. तो कोक ने कहा था कि अगर तू 30 रुपीज की दे सकता है तो मैं 25 रुपए की भी दे सकता हूँ ये सेम बॉटल, ऑलराइट. और काफी ट्रेड वॉर हुई थी जिसके बारे में आप लोगों को शायद पता नहीं है, लेकिन उस ट्रेड वॉर के जरिए जो थे उसके प्राइसेस जो है वो बैक कर लिए गए थे. अगेन वो 40 रुपीज की अब वो बॉटल आती है, पेट बॉटल, और उतने की वो कोक की मिलती है. सो इस तरह की जो स्ट्रैटेजीज हैं ये खेली जाती हैं ओलिगोपोली में. उसके अलावा जब हम बात करते हैं ओलिगोपोली मार्केट इसलिए भी सस्टेन रहती है बिकॉज अपनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट की वजह से, अपनी ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वजह से, अपनी ह्यूज इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, अपने एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की वजह से, अपनी स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर लॉयल्टी की वजह से, ब्रांड लॉयल्टी की वजह से, they act as barriers to entry so that new firms cannot enter. They give good quality, they give good service, they are the ones they give resistance to the established firm via price cutting, right? New entrants, when they want to cross these barriers, they actually cannot face the competition that is given by these big brands. All right. If you ask me, all right, I would not want to try any other chocolate than Cadbury's. All right, I love Ferrero Rochers, but Cadbury is pocket friendly. Cadbury is, I want to eat it whenever I feel like I want to eat it, and I can eat it. It is so pocket friendly. All right, from a 20 rupee Cadbury to a 2000 rupee Cadbury, I can purchase it as I want to. All right, Ferrero Rochers is only for selected occasions. I am not going to buy Ferrero Rochers every now and then and pop in whenever I want to. My good old gems are better than the so expensive M&Ms, although they both serve the same purpose. All right. So even though newer brands of chocolates are coming into the market, but still my brand loyalty towards that particular product. I have seen boys go crazy for Adidas or Skechers or Pumas. Boys getting mad over certain brands of cars. So this is something the ladies getting
crazy over certain brands of cosmetics. So we all know the brand loyalty, and they act as a major threat, major barrier to entry. शुगर करके कंपनी है, अगर आपको पता होगा, हैव यू एवर ट्राइड दैट कंपनी? Sugar, the cosmetic industry. Yeah, the cosmetic industry. Now, sugar is a relatively newer entrant. It came and थोड़े time के लिए flourish हुई थी because of the new products that they came up with. All right, लेकिन it did not flourish much. It did not do well. It did not really sink in with the people. All right, because the products were not as good in quality. Although the capital investment was way too many. They came up with the lippers, all right, and you, especially the matte lippers, when you apply them, it is as if you're carrying a burden on your lips, and they didn't gel well with the people. They didn't really. So some bigger companies, they might enter, but they may not do as well. Also, when we talk about oligopolistic market structure, you have to agree that even though it is one of the most controversial market, but when we talk about with regard to its decision of price and output, all right, because there are few firms, and there is also the interdependence of the firms in the oligopolistic market structure, the the price estimation and the demand projection is a very difficult question in the oligopolistic structure of the market. All right, so here the price and the output, it remains to be an indeterminate thing. We don't know the price and output are uh, are uh, are determinate only under certain category of oligopoly, collusive oligopoly हम कहते हैं, जहाँ पर प्राइस और आउटपुट हम सोच सकते हैं कि हम डिटर्मिन कर सकते हैं, अदरवाइज प्राइस और आउटपुट डिटर्मिन करना नामुमकिन है ओलिगोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। और कोल्यूसिव ओलिगोपोली में भी तब तक डिटर्मिन्ड प्राइस और आउटपुट होता है जब तक वो कोल्यूजन चलेगा। जैसे ही वो कोल्यूजन ब्रेक हो जाता है, जब उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है, तो then we don't know what to do, and then sticky prices, sticky oligopoly जिसको हम कहते हैं, it comes to the fore, and then once again the prices are determined and they prevail for a long time. For example, हम कोक या पेप्सी का एग्जांपल ले लेते हैं, वो दोनों कोल्यूड करके आपस में बैठकर सलाह मशवरा करते हैं कि जी हाँ जी हमने किस दाम पे बेचनी है, और बहुत सारे सालों तक आप उस प्राइस को छोड़ नहीं सकते, चाहे वो हेट्रोजेनस गुड है चाहे होमोजेनस गुड है। आपको सीमेंट खरीदना है, आप किसी भी कंपनी का खरीदेंगे, आपको ब्रेड खरीदनी है, आप किसी भी कंपनी की खरीदेंगे। ये सारे हेट्रोजेनस गुड्स के मैं होमोजेनस गुड्स के मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। आपने पेट्रोलियम खरीदना है, किसी भी कंपनी का खरीदेंगे, आप एक ही दाम पे खरीदते हैं और बहुत सालों तक आप वो दाम देते रहते हैं। पेट्रोलियम को छोड़ दीजिए आजकल। सिमिलरली जब हम हेट्रोजेनस गुड्स की बात करते हैं, तो आप किसी भी कंपनी का सोप ले लीजिए, उसी सेगमेंट का, और राइट, आप किसी भी कंपनी के व्हाट वुड यू से आर्टिकल्स ले लीजिए, हेट्रोजेनस गुड्स, तो वो पेप्सी ले लीजिए या चिप्स ले लीजिए, तो वो एक ही दाम के अराउंड, हल्दीराम या लेज, ये सब एक ही दाम के अराउंड घूमते रहते हैं, और वो जो दाम है आप उसको हिला नहीं सकते हैं। फिर यू कांट, 20 रुपए का पैकेट है, हल्दीराम भी उतना ही देगा, लेज भी उतना ही देगा, और जब तक कि वो पोल्यूशन चलता रहता है, वो प्राइस और आउटपुट डिटरमिन रहता है, उसके बाद वो फिर से इट ब्रेक्स डाउन। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू टेल यू अबाउट द ओलिगोपोली, राइट। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अनसर्टेनिटी बिहेवियर है यहाँ पे, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है, एक्शन रिएक्शन समझ नहीं आते फर्म्स के, राइट। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस मार्केट। इकोनॉमिस्ट को थोड़ा सा मुश्किल लगता है एक स्ट्रेटजी बनाना ओलिगोपोली में विद रिगार्ड टू देयर सिस्टमैटिक प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, ऑलराइट। और इस प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में देखते हुए, ऑलराइट, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने व्यू दिए हैं, ठीक है, बहुत सारे बिहेवियर पैटर्न्स आए हैं सामने, बहुत सारे एनालिटिकल मॉडल्स बने हैं, राइट।
और कुड नॉट मॉडल सबसे पहला मॉडल था, एक्चुअली डुओपॉली मॉडल है, और बहुत सारे डुओपॉली मॉडल्स हम स्टडी करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि एडवर्ड और बर्ट्रेंड ने उसके बाद अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो डुओपॉली मॉडल्स जो ओलिगोपॉली के हैं, 1830 में कुड नॉट ने शुरुआत की, फिर बर्ट्रेंड आया, उसने 1883 में काम किया, फिर एडवर्ड आया, उसने 1897 में काम किया, फिर स्टैकलबर्ग आया, उसने 1934 में काम किया। इस तरह से ये कुछ डुओपॉली मॉडल्स हम स्टडी करेंगे ओलिगोपॉली में। फिर डुओपॉली मॉडल्स के बाद ओलिगोपोलिस्टिक मॉडल्स हैं। ओलिगोपोलिस्टिक में आपके दो तरह के मॉडल आते हैं, नॉन कोल्यूसिव मॉडल्स और कोल्यूसिव मॉडल्स। नॉन कोल्यूसिव मॉडल्स में आपका चेम्बरलेन का मॉडल आता है और स्वीटजी किंग डिमांड कर्व मॉडल आता है, और कोल्यूसिव में आपका कार्टेल मॉडल और प्राइस लीडरशिप आता है। अब डुओपॉली और ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स के अलावा आपके मॉल सेल रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल है और गेम थियरी है। So इस तरह से I'm just going to tell you how these models we are going to study. All right, first we are going to, there are four main categories actually. The first is the duopoly models. Under the duopoly models of oligopolistic, we are going to study the four models. We are going to study Cournot. We are going to study, of course, Bertrand. All right, we are going to study Edgeworth, and we are going to study Stackelberg. Then comes the oligopolistic model. Oligopolistic may further they are divided into two, and they are non-collusive and collusive. Non-collusive is further divided into Chamberlain and Sweetsies. Then we have under the collusive, we have the cartel and the price leadership. And then third, we have, of course, the Baumol's sales maximization model. And then we have the game theory. So this is why I say that oligopoly is a very big market, and it will take us a lot of time to study this whole story, the whole situation. So this is the kind of, are you all able to see this? Yes. Right. So this is how we are going to study. We begin with the duopoly models, the Cournot, the Edworth, the Bertrand, all right, the Stackelberg, and then we have, of course, we have the oligopolistic model, the non-collusive and the collusive. Under the non-collusive, we have the Chamberlain and the Sweetsy model. Under the collusive, of course, we have the price leadership and the cartels. And then, of course, we have the sales maximization, the Baumol's, and finally, we have the fourth model, that is the game theory. So am I clear with this to all of us? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So first thing we are going to start with is the duopoly models. And under the duopoly model, the first model we are going to talk about is the Cournot duopoly model. मैंने जैसे पहले भी बताया 1838 में कुर्नॉट आया, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट था, और राइट, और इसने सबसे पहले ये मॉडल डेवलप किया। अब कुर्नॉट ने जो मॉडल डेवलप किया उसमें उसकी कुछ assumptions है। What are the assumptions? वो कहता है कि दो ही फर्म्स है मार्केट में, ठीक है। अब दो फर्म्स हैं और दोनों के पास अपना अपना एक आर्टिजियन वाटर वेल है, ठीक है। उन दोनों के पास अपना अपना एक आर्टिजियन वाटर वेल है, दोनों की दोनों फर्म्स, ठीक है। उनका जो वाटर वेल है जीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे चल रहा है, उन्होंने कोई पैसा नहीं लगाया, उनको विरासत में मिला, उन्होंने जो जमीन खरीदी उसमें वो वेल्स थे, जो जीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे दोनों के दोनों फर्म्स ऑपरेट करते हैं। दोनों के दोनों फर्म्स उनके पास एक डिमांड कर्व है जिसकी नेगेटिव स्लोप है। सो अगर वो चाहे ज्यादा बेचना चाहे तो पानी प्राइस कम कर सकते हैं, दिस एंड दैट। सो इट हैज अ नेगेटिव डिमांड कर्व, दोनों के जो डिमांड कर्व नेगेटिव है, और हर फर्म ईच फर्म इस अजम्पशन पे एक्ट करती है कि उसका कंपटीशन या उसका जो कॉम्पिटिटर है वो उसके डिसीजन को रिएक्शन नहीं देगा। यानी कि अगर मैं आज अपना प्राइस बढ़ाती हूँ तो अगला फर्म जो है वो मेरे प्राइस को देखकर अपना प्राइस नहीं बढ़ाएगा, या मैं आज अपना प्रोडक्ट का प्राइस कम करती हूँ तो अगली फर्म जो है वो अपने प्राइस को कम नहीं करेगी। सो ये दे आर वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर मॉडल कि मैंने अगर कोई काम किया है, इफ आई टेक अ पर्टिकुलर एक्शन, द अदर फर्म इज नॉट गोइंग टू वर्क ऑन दैट। So we have these assumptions where there are two firms. Both the firms, they have their artesian water wells.
which are working at zero cost of production, and both the firms have a negative downward sloping demand curve, and of course they are working on this theorem. This guy Cournot says that they are working on the theorem that if I take an action, the other firm is not going to give any counter reaction to that. So we are going to study the Cournot's model on the basis of the assumptions that we have already done. Let's do this model. Oh. On the OX axis, I am making output quantity. OY axis, I'm making price. Now I'm making a market demand curve, DM. There is a market demand curve. This is the total market demand curve, DM. Here. अब डिमांड कर्व आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व भी है, ठीक है. सो अगर एवरेज रेवेन्यू कर्व है तो उसका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी होगा. यस और नो? Yes, ma'am. We are going to make a marginal revenue curve as well. Let DQ be the marginal revenue curve. Here. Everybody? अब जीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, हमने जीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अज्यूम की है. यस और नो? Yes, ma'am. तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी? हाउ मच विल बी माय मार्जिनल कॉस्ट? Zero. Zero. So I have assumed zero cost of production. My marginal cost is zero. अरे यार, बहुत प्रॉब्लम विद दिस. So अगर marginal cost of production zero है, so from point Q, I am going to make a perpendicular rising which will touch my average revenue and call that point P, and this is how I am going to make my situation. So because zero cost of production है, ठीक है, so there is only one. हम अभी तक ये assume करते हैं कि चलो सिर्फ एक ही फर्म है मार्केट में. There is only one firm, firm A, and ये फर्म मिनरल वाटर सेल कर रही है मार्केट में, और अगर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग रूल को फॉलो करती है तो फर्म A is selling OQ amount of commodity, all right, where the cost of production is of course zero. So and it is selling that product at OP2 market, और उसका total profit है OP2PQ. Can you all see that? Yes or no? Yes, ma'am. Right. इतना तो समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. अब बी मार्केट, फर्म बी जो है, ए को कोई होश नहीं है फर्म बी की एग्जिस्ट करती है या नहीं. अब फर्म बी मार्केट में आती है, फर्म बी जो है वो मार्केट ओपन, उसको लगता है यार मार्केट तो खुली हुई है मेरे लिए, तो वो क्या करती है कि अब वो जो बचा हुआ पोर्शन है, ठीक है, इतना तो ए बांट रही है, जो बाकी का क्यूएम पोर्शन है मार्केट वो खुली हुई है, अभी तक वहां पर किसी ने प्रोडक्ट देना शुरू नहीं किया. तो इस क्यूएम मार्केट की नजर जो है वो डी की जो नजर है वो क्यूएम मार्केट के ऊपर है, विच इज द हाफ ऑफ द मार्केट. अब फर्म बी क्या करता है, वो अपना प्रोडक्ट सेल करता है इन द रिमेनिंग हाफ ऑफ द मार्केट. ऑलराइट, अब जब वो रिमेनिंग हाफ ऑफ द मार्केट में काम करता है, अब रिमेंबर उसका भी एक डिमांड कर्व है, ऑलराइट, और डिमांड कर्व होगा तो उसका मार्केट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी होगा. यस और नो? Yes, ma'am. और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है, जब मैंने फीचर्स करवाए थे आपको एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के, तो मैंने आपको क्या कराया था, मार्जिनल रेवेन्यू इज which divides the market into two equal halves. Yes or no? जैसे यहाँ पे भी जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है बिल्कुल और बिल्कुल मिडिल में मैंने बनाया है. Can you see it? Yes or no? Yes, ma'am. The distance between average revenue and the OY axis दोनों की बराबर है. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, sir. Dividing the market into two equal halves. So if it is dividing the market into two equal halves, जो firm B आई है market में, उसका भी marginal revenue जो curve होगा, that will also divide the market into two equal halves. So now, if that is the thing, so I have to tell you that
that because the price elasticity of marginal revenue is twice that of marginal revenue curve, so the question for the firm B is कि वो कितना कितना आउटपुट या कितना पानी या कितना how much output should it sell and at what price so that it can also make some profit in the in this whole situation. क्योंकि आधी मार्केट तो कैप्चर किसने की हुई है, आधी मार्केट तो कैप्चर करी हुई है भाई साहब फर्म ए ने, और फर्म ए को अभी तक कोई होश नहीं था कि कोई फर्म बी भी एग्जिस्ट करती है, अगर एग्जिस्ट करती भी है तो वो मार्केट मुझे कोई किसी तरह का कंपटीशन देगी। तो फर्म बी को लगता है यार क्यों है मार्केट मेरे पास पड़ी हुई है तो मैं क्यों ना लॉन्च करूं अपना प्रोडक्ट, मैं भी आऊंगी और आई विल आल्सो सेल माय प्रोडक्ट। अब उसकी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जीरो है, उसका भी एवरेज रेवेन्यू कर्व नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डिमांड कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व या डिमांड कर्व होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी होगा। सो इट आल्सो has its marginal revenue curve, but then the question arises कि भाई कितना कितना बेचूं और कितने दाम पे, so that I can also make some profit into the market। अब क्या होता है कि जब हम B की बात करते हैं, ठीक है, B assume करती है कि A जो है, right, it will continue to sell, A जो है it will continue to sell OQ amount of output at OP2 price, ठीक है, वो इसी भ्रम में रहता है और कहता है मैं एक और प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाता हूँ एंड आई एम गोइंग टू सेल इट एट अ लोअर प्राइस ताकि मैं उसकी मार्केट कैप्चर कर लूँ। ऑलराइट, सो इस चक्कर में the market which is available to B is QM and the relevant part of the demand curve, the relevant part of the demand curve which is available to market B is PM. Isn't this the part of the demand curve which is available to the firm B? Yes or no? Yes, ma'am. यहाँ से उसका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एक हम यहाँ पर बनाएंगे बिकॉज अगर ये उसका एवरेज रेवेन्यू कर्व है तो उसका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व समवेयर विल बी हियर, यस और नो? Yes, ma'am. so what this guy does, वो कहता है कि ठीक है कोई गल नहीं, this is what is my demand curve, so given my demand curve PM, my marginal revenue curve, all right, will be there and I will make a demand curve and I will make my मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एन, और क्योंकि मेरी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जीरो रही है तो मेरा जो प्राइस होगा वो होगा P1 और मेरा जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है ये होगा P डैश एन, P डैश। तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगा, सबको समझ आ रहा है? Pn will be my marginal revenue curve. Can you all see that? Yes, ma'am. Right? So, given the demand curve, PM marginal revenue curve is PN and it will bisect QM at point N. So, QN is equal to NM. हम दोनों market फिर further divide हो गई हैं। अब in order to maximize its revenue, वो अपना price कम कर देता है। It will sell the product at OP1 price और उसका total revenue is QRP-N. His total revenue increases to QRP-N. This portion, QRP-N. उसका टोटल प्रॉफिट हो जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैम जो फर्म बी है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी फर्म ए से बिकॉज इट्स प्राइस इज लो। अभी तक नहीं बेटा, उसने अपनी बची हुई मार्केट में भी काम किया। ओके, ठीक है, तो बची हुई मार्केट का हाफ वो ले रहा अभी, तो इसीलिए उसका प्रॉफिट पूरे का पूरा एरिया थोड़ी है, उसका प्रॉफिट सिर्फ इतना एरिया, वो जिस मार्केट में काम कर रहा है उतना उसका प्रॉफिट होगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मैम अभी फॉर्म भी QN प्रोड्यूस कर दिए ना? हाँ, QN में काम कर रही है ना बच्चे वो। ओके, राइट, उतने एरिया में काम कर रही है। इज इट क्लियर? यस मैम। तो B का टोटल एरिया QRP-N है, which is its total profit at zero cost of production। लेकिन जो B है वो B है, उसके हिस्से में क्या आ रहा है? ए के हिस्से में आधी मार्केट है OQ और बी के हिस्से में सिर्फ 1/4 मार्केट आई है QN। यस मैम। यस मैम। अगर इतना समझ आ गया, that's very nice। If this is true, can I erase this diagram now and I will explain you कि अब capturing होगी कैसे? I'm erasing the diagram। Alright, जब बनाना होगा मैं दोबारा से बना दूंगी और you have the diagram and I can just explain it from there। अब if this is the story, then let me just explain it to you कि A जो है
ए की है OQ मार्केट और बी के पास है QN। ए के पास हो गई आधी मार्केट और QN के पास, बी के पास हो गई अभी 1/4 ऑफ द मार्केट। अभी तक सिचुएशन ये है, राइट। अब हमें देखना है कि ए के जो प्रॉफिट्स हैं वो हाउ एज प्रॉफिट इज अफेक्टेड बाय द एंट्री ऑफ, पर क्या फर्क पड़ता है जब बी मार्केट में आती है, प्राइस नीचे गिर जाता है, प्रॉफिट होते हैं। और राइट, वो जो पहले ही वाज चार्जिंग, अगर आप अपनी बुक में देखोगे, ही वाज चार्जिंग OP2PQ प्रॉफिट, यस और नो। उसका पहले प्रॉफिट क्या था? OP2PQ प्रॉफिट। यस मैम। राइट। अब जब बी आई है, उसने 1/4 मार्केट कैप्चर कर ली है और बी ने अपना प्राइस भी गिरा दिया है, तो लोग सस्ता पानी ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे, तो उससे ए के प्रॉफिट रह जाते हैं OP1RQ। OP1RQ, ए का प्रॉफिट रह जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, यस और नो? यस मैम। यस मैम। अब ए कहता है कि अच्छा, मेरे को तो पता ही नहीं था कि इसके आने से मुझे कोई फर्क भी पड़ेगा, बट उसने तो मेरे ऊपर बड़ा सारा मेरा तो प्रॉफिट कम हो गया। अब वो कहते हैं ठीक है, कोई गल नहीं, व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मैं फिर से काम करूंगा। अब वो ये एक्सपेक्ट करता है कि अब अगर मैं कोई भी स्ट्रैटेजी प्ले करता हूँ, बी फिर से कोई एक्शन नहीं लेगा। ऑलराइट, हम ए हमेशा यही समझता। पहले तो वो बी को कंसिडर भी नहीं कर रहा था कि इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल थ्रेट टू मी। नाउ इफ बी इज गिविंग अ थ्रेट, ऑलराइट, और उसका प्रॉफिट रिड्यूस भी हुआ है, उसके बावजूद ए अभी तक ये सोच रहा है कि कोई बात नहीं, आई एम गोइंग टू प्ले अ गेम एंड बी विल नॉट रिएक्ट, बी विल नॉट रिएक्ट। तो जो हम इस बंदे की बात कर रहे हैं, कुर्नॉट की बात कर रहे हैं, जो फ्रेंच मैथमेटिशियन है, इसने अपनी अजम्पशन इसी बात पर बनाई है कि भाई मैं काम करूंगा, दूसरा बंदा जो है रिएक्शन मुझे नहीं देगा, इट विल नॉट रिएक्ट टू मी। अब जब क्या होता है कि उसका जब प्रॉफिट नीचे आता है, एक कहता है कि कोई बात नहीं, फर्म बी जो है, मेरा आउटपुट तो इतना ही रहेगा, फर्म बी अपना आउटपुट चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो अब ए क्या करेगा, क्योंकि क्यूएन जो फर्म बी है उसकी 1/4 मार्केट है, अब ए अज्यूम करता है कि मेरे पास 3/4 मार्केट है, ठीक है। बी, देखो, उसके पास है आधी मार्केट, ए के पास कितनी मार्केट है? हाफ। और बी के पास कितनी है? 1/4। लेकिन ए एक बड़ी गलत अजम्पशन में घूम रहा है। ए को लगता है कि अगर अगर बी के पास 1/4 मार्केट है, तो मेरे पास कितनी मार्केट बची हुई है? 3/4 मार्केट। आई आई एम कैप्चरिंग 3/4 ऑफ द एंटायर मार्केट। इज दैट क्लियर टू यू? यस मैम। यस मैम। अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए ए क्या करता है ना, लेट मी मेक दिस टेबल विद यू, तो आपको शायद समझ आ जाएगा। ये इट्स लाइक अ it's a game which is played in various rounds. पहले Ma'am, ma'am, your screen is not visible. sorry. Ma'am, can I ask a question? Yes. मैम, ए का प्रॉफिट OP1RQ कैसे बचा था? प्राइस बी ने रिड्यूस किया, तो आपको क्या लगता है, आप कस्टमर हो, सस्ता खरीदोगे कि महंगा खरीदोगे? सस्ता। तो जो प्रॉफिट बी के पास चला गया है, ए का वो प्रॉफिट कम नहीं हुआ होगा? मैम बट वो तो OQ ही क्वांटिटी सेल कर रहा था ना, और BQN कर रही थी। सेल कर रहा है, OQ क्वांटिटी सेल कर रहा है, लेकिन वो दो मार्केट्स अलग हो मार्केट तो एक ही है ना बच्चे, मार्केट तो एक ही है, दो अलग अलग मार्केट्स नहीं है, या दो डिफरेंट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स नहीं है। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एक ही है, एक ही डिमांड कर्व के ऊपर हम खेल रहे हैं। एक ने आधी डिमांड को केटर कर लिया, बाकी आधी की डिमांड वो कहता है कि अच्छा, इस यहाँ अभी इस पार्ट ऑफ द मार्केट में भी किसी ने कैप्चर नहीं किया, तो जो खरीदा गया ए ने, जब बी आया तो बी का माल जो खरीदा गया, तो उससे ए के प्रॉफिट्स के ऊपर भी बहुत मेजर डिफरेंस पड़ा, क्योंकि मार्केट तो एक ही है, लोगों को पता चला एंड दे वुड वांट टू बाय दीस प्रोडक्ट। तो मैम आप प्रिवेल कर रहे हैं? हाँ, मैम आप P1 प्राइस प्रिवेल कर रहे हैं पूरी मार्केट में? अब मार्केट में P1 प्राइस प्रिवेल कर
Okay, ma'am. ठीक है, अब Ma'am, देखो this इनिशियली, means, हाँ जी, excuse me, हाँ जी, ma'am. Ma'am, this यस, means QR P1N is equal to माय P1 ओन P2 PR. बोलो क्या बोले हो आप मुस्कान? मैम जो मतलब जो फर्म बी का प्रॉफिट है दैट इज QR P1N दैट शुड बी इक्वल टू द लॉस्ट प्रॉफिट नॉट ऑफ फर्म ए P1 P2 PR. नॉट नेसेसरली इक्वल। लेट मी पहले पूरी कहानी सुनो, फिर शायद आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इनिशियली हम शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, आधी मार्केट की। ठीक है, एक पूरी मार्केट का, दिस इज द होल मार्केट, इस पूरी मार्केट का आधा हिस्सा ए के पास था। सो हाफ ऑफ वन इज इक्वल टू हाफ, एंड the half of the half that was left went to B, and he is capturing 1/4 of the market. Yes, Yes, ma'am. A thinks B is not going to retaliate. So what am I going to do? I am now going to capture half of the remaining 1/4. I'm going to capture half of the remaining 1/4. Are you understanding better? Yes, ma'am. So this is half of the 3/4 market. So this comes out to be 3/8. लेकिन बाकी की मार्केट बी के लिए बची हुई है, वो कहता है कोई गल नहीं, I am going to work on half of the बची हुई market, and this is what goes into the kitty of B. Are you understanding? Yes, ma'am. Half of the 3/4 market वो कहता है, ए कहता है मैं ले लूंगा, वो ले लेता है। बी कहता है कोई बात नहीं, जो उसकी भी हाफ है, जो रिमेनिंग जो बची है, उसको मैं पूरी मार्केट में से माइनस अगर मैं करता हूँ, तो मैं उसकी आधी ले लेता हूँ और मेरे पास 5/18 रह जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड एवरीबॉडी? Yes, ma'am. अब ये कहता है कोई बात नहीं, मैं हाफ ऑफ 1 माइनस 5/18 मार्केट कैप्चर कर लेता हूँ। दोनों ये सोच रहे हैं कि ये कोई आगे रिएक्शन करेगा नहीं। ऑलराइट, बी कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं हाफ ऑफ, अब half of 1 minus 5/18 is somewhere around 11/22. तो ये कहता है कोई बात नहीं, मैं 1 minus 11/22 मार्केट ही कैप्चर कर लेता हूँ। ऑलराइट, एंड दैट कम्स आउट टू बी 21/54। मैम ये 5/18 कैसे आया? करके देखो, 1 minus 3/8, what will it be? 5/8. So 5/8 into half. 16 होगा ना नीचे 8 2 से. Okay, sorry. Yes, 5/16. I'm so sorry. And this 5/16 here also. I'm sorry. So Rajini 30, so this becomes 32. Sorry. And this becomes 32. And 32 is 64. So this becomes 21/64. Now it is clear? Yes, yes, ma'am. Then this again, this war continues. 1/2, 1 minus 21/64. This becomes 43/128. And this says half of 1 minus 48/128. All right. And I am going to capture 85/258. Something like that. This continues, not the exact measure. मैं बहुत ही raw calculations करके आपको दे रही हूँ. This war continues until there comes a stage. आप मानोगे नहीं, there will come a stage when both will come to a situation where 1/3 market. So this will continue, where both will capture 1/3 of the market, and 1/3 market will be captured by both, and 1/3 market will still remain open for business. 1/3 market will still remain open for business. Are you understanding? Yes or no? Yes, ma'am. So इस तरह की ट्रेड वॉर जो है वो सिर्फ इसी बेसिस पे चल रही है, इसी बेसिस पे वो आपस में लड़ी जा रहे हैं कि कोई ना तू रिएक्ट नहीं करेगा, मैं रिएक्ट करूंगा, मैं नहीं रिएक्ट करूंगा, तू रिएक्ट करेगा. दिस ट्रेड वॉर continues and continues for a very long time,
and this is what results in. This is what it results in. Everybody? Ma'am, this always happen in Connaught. Yes, this is a duopoly model and a very old model. We don't study it anymore, bete. This is not a reality which is seen nowadays. This is, we are studying in 1838, long, long ago, Anshika. This is how, you know, one of the models came in and they say कि ये ऐसी situation होती है. ये मॉडल इतना उस वक्त जब आया था लोगों ने इसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया था. All right, people did not even pay attention towards this model because उनको लगा था कि ये जो मॉडल है, you know, it's not really going to be very sound, logically sound करता भी नहीं था, you know, stable market solution नहीं देता था, और people were not used to that. People were either used to a perfect competitive market or a monopoly market. तो जो बहुत सारा क्रिटिसिज्म इस मॉडल ने सहा है. बिहेवियरल अजम्पशन जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो इसने बनाई थी कि वे ए कहता है कि जी बी तो रिएक्ट ही नहीं करेगा. ठीक है, तो इतना नेव तो कोई भी नहीं होता, इतना नेव कोई भी नहीं होता. एंड एक के बाद एक वो रॉन्ग कैलकुलेशन करता जाता है थिंकिंग कि जी मेरा बी जो राइवल फर्म है वो किसी भी तरह से यू नो काउंटर अटैक करेगी ही नहीं. ठीक है, तो इस तरह से जो उसने बिहेवियरल अजम्पशन बनाई थी वो लॉजिकली साउंड नहीं थी. ठीक है, और दूसरी बात कुर्नॉट कहता है कि उसने अजम्पशन ली थी कि देयर आर जीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ये भी कोई रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है. वो कहता है अगर हम इस अजम्पशन को ड्रॉप करें और हमारा अगर हमारी कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है which is that is if MC is actually greater than zero, then he says तो जो कुर्नॉट्स के रिजल्ट्स हैं वो बहुत डिफरेंट होंगे than what this guy has actually given us. Are you understanding, all of you? Yes, ma'am. मैम Right. द रिमेनिंग 1/3 पार्ट का क्या होगा? जो 1/3 तो उन्होंने ले लिया और जो वो 1/3 कहता है रह कि जाएगा ये मुस्कान वो कहता है कि दिस इज ओपन फॉर अ न्यू राइवल इफ ही वांट्स टू कम. वो खाली रहता है, वो खाली रहती है वो मार्केट. ओके मैम. ठीक है, सो इसका एक और डायग्राम है जो मैथमेटिकली डिड्यूस हुआ है. ऑल्दो बिकॉज ये मॉडल आपके सिलेबस में इतना वैल्यू नहीं करता तो हम उसका मैथमेटिकल मॉडल नहीं करेंगे क्योंकि कुर्नॉट मॉडल एक बहुत ही ऑब्सोलीट मॉडल हम उसको करते हैं. लेकिन बिकॉज ये मॉडल हमारी what would you say oligopolistic market का एक स्टार्ट है. It is the beginning of our oligopolistic market. तो इसको हम पढ़ना बहुत जरूरी समझते हैं. ठीक है, the next model that we are going to do is of course the Bertrand duopoly model. और Bertrand ने 1838 के बाद सीधा you know it was again Bertrand भी एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है. उसने क्रिटिसाइज किया था कुर्नॉट मॉडल को और 1838 के सीधा 1883 में सीधा 1838 के बाद सीधा 1883 में हमें बर्ट्रैंड ने एक और मॉडल दिया था. एंड दिस वाज आल्सो गिवन टू अस बाय आवर सो कॉल्ड फ्रेंच इकोनॉमिस्ट एंड उसका नाम बर्ट्रैंड था. Am I clear with this to all of you? Yes, ma'am. Right. So tomorrow we are going to do the Bertrand model, and although I wanted to finish even Bertrand today, but it's okay. Tomorrow I will try to finish